मार्केट का ट्रेंड कैसा लग रहा है? अगर मैक्रो इंडिया का अच्छा रहेगा तो 1-2-3 क्वार्टर लैग के साथ कंपनी की अर्निंग ग्रोथ आएगी। तो आगे मार्केट से कैसी उम्मीदें हैं? अगले 3-6 महीने में मार्केट कुछ भी हो सकता है। तो मैं जैसे 20 साल से हूँ मार्केट में, तो जो मैक्रो आज के दिन इंडिया की है, दैट इज़ द बेस्ट एवर ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप जो है थोड़ा महंगा लग रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? बट आज के दिन आप अगर देखते हैं, सबसे बड़ी जो मिड कैप कंपनी है जो 101st नंबर पे है, आप उनका प्रॉफिट देखोगे लास्ट ईयर 2500-2600 करोड़ का प्रॉफिट था। क्या फ्रेमवर्क है आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर? एक कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक होता है यू नीड गुड पीपल, सेकंड इज यू नीड कैपिटल। बहुत सारे टैलेंट है लार्ज कैप बैंक में, बट क्या है, हर कोई सीईओ नहीं बन सकता है। वहाँ पे सीईओ तो एक ही रहेगा। खुद का पैसा कहाँ रखते हो? मिड कैप में ज्यादा है, स्मॉल कैप में ज्यादा? आप एंड स्मॉल कैप भी इज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव टुडे। अगर परफॉर्मेंस सुधरी है, अच्छी हुई है, तो कुछ कारण होंगे। जो भी हमारे फंड्स अच्छे किए हैं, आई विल नॉट टेक द एंटायर क्रेडिट। फंड मैनेजमेंट में क्या है ना सर, आपको एक टीम चाहिए और आपको एक जॉकी भी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और जैसा आप जानते हैं कि फंडनामा में हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात कराएं फंड मैनेजर से और फंड हाउसेस के टॉप मैनेजमेंट से। तो इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिस्टर आदित्य खेमानी से। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन द शो सर। इट्स माय प्लेजर। और आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है, आप टाइम दे देते हैं हमें अपने बिजी शेड्यूल से। तो आदित्य जी, इससे पहले कि मैं आपके फंड्स के बारे में बात करूं और स्पेसिफिक चीज़ों पर बात करूं, पहले ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा लग रहा है? क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे हैं मार्केट एक सीमित दायरे में काम कर रहा है, तो आगे मार्केट से कैसी उम्मीदें हैं? देखिए, अगर हम लॉन्गर टर्म में ले, मार्केट मूवमेंट एक फंक्शन है कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ से। सो सब डिपेंड करता है कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ कैसी होती है। और कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ टू अ लार्ज एक्सटेंट मैक्रो पे डिपेंड करती है। अगर मैक्रो इंडिया का अच्छा रहेगा तो 1-2-3 क्वार्टर लैग के साथ कंपनी की अर्निंग ग्रोथ आएगी। तो मैं जैसे 20 साल से हूँ मार्केट में, तो जो मैक्रो आज के दिन इंडिया की है, दैट इज़ अ बेस्ट एवर ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। तो जब मैं सोचता हूँ अगर लास्ट 10 साल में मैक्रो इतनी स्ट्रांग नहीं थी इंडिया की, उसके बावजूद इंडिया का ग्रोथ आया है, उसके बावजूद कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ अच्छी की है, उसके बावजूद स्टॉक प्राइस हैव डन वेल। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है अगले 5-10 साल में कि इंडिया एज अ मार्केट नहीं अच्छा करे। सो विद अ लॉन्गर टर्म स्टोरी थिंग्स लुक वेरी ब्राइट। बट अगर आप 3-6 महीने का पूछे तो वहाँ पे बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट इन टाइम बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले रहती है। जैसे आप लास्ट 6 महीने देखोगे, लोग खाली टैरिफ, यूएस कितना टैरिफ लगाएगा दूसरे कंट्रीज पे, उसी पे खाली फोकस कर रही है। बट एक बार वो अगले 1-2 महीने में वो इवेंट आउट होगा तो थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल। इम्पैक्ट आएगी, मे बी यूएस इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन होगी, बट जनरली अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी। बिकॉज हम देखते हैं मार्केट में लोगों को अच्छा लगता है कि आज के दिन क्या पेन पॉइंट है, बट लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है। सो हम, बट फिर भी लास्ट 10 साल में पेन पॉइंट बहुत सारे थे। हमने देखा जीएसटी जब आई प्रॉब्लम हुई, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ प्रॉब्लम हुआ, कोविड मदर ऑफ ऑल क्राइसिस था, उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, बट आई मीन सब कुछ निकल के आया उसमें भी। सो देयर इज नो रीजन, अगले अगर हम लॉन्गर टर्म व्यू ले अगले 5-10 सालों का, तो इंडिया एज अ कंट्री शुड डू वेरी वेल। एंड देन कंपनीज अर्निंग ग्रोथ डिपेंड्स ऑन इंडिया मैक्रो, सो company should do well from that perspective. So with that constraint we have always, we've been positive last 12 month also. आप देखोगे हमारे अगर फंड्स के कैश लेवल देखोगे, वी हैव केप्ट वेरी स्मॉल कैश इन द फंड। वी हैव, हमने वो कॉल नहीं लिया है कि मार्केट खराब लग रहा है तो कैश कॉल लेते हैं एंड दोज थिंग्स। सो वी आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट।
चलिए, मैं इस पे तो बात करूँगा कि आपके फंड में आप कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन मार्केट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो मार्केट के सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर हम टोटल या ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें, तो ऐसे में मैं बात करूँ मिड कैप की स्पेशली, क्योंकि काफ़ी टाइम से मिड कैप को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी कंसर्न्स भी दिखाई देते हैं कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप जो है थोड़ा महंगा लग रहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, और मिड कैप एज फॉर इन्वेस्टमेंट कैसा दिखाई दे रहा है? सर अगर पहले तो हम समझे कि कौन से कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं, कौन से कंपनी को मिड कैप बोलते हैं, कौन से कंपनी को स्मॉल कैप बोलते हैं। बिकॉज आई थिंक जनरल पब्लिक अभी भी इनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किसको लार्ज, मिड और स्मॉल बोलते हैं। पर सेबी का जो कैटेगराइजेशन है कि टॉप हाँ। 100 कंपनी लार्ज कैप हो गई, उसके बाद की 150 कंपनी मिड कैप हो सो गई। आपने सही कहा, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम सॉर्ट करेंगे तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप है, 101 से 250th कंपनी मिड कैप है और 250th के बियॉन्ड स्मॉल कैप है। ठीक है। तो अगर हम मिड कैप, जैसा आपका क्वेश्चन था मिड कैप कैटेगरी पे था, अगर हम मिड कैप कैटेगरी देखें, आज के दिन मिड कैप कंपनी की मार्केट कैप क्या है? स्मॉलेस्ट मिड कैप कंपनी की मार्केट कैप है 32-33 हजार करोड़, 32-33,000 ओके। करोड़, एंड लार्जेस्ट मिड कैप कंपनी की मार्केट कैप है 1 लाख करोड़। तो ब्रॉडली टुडे 32,000 करोड़ मार्केट कैप से 1 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी को मिड कैप बोलते हैं। मतलब कुछ टाइम पहले जो लार्ज कैप हुआ करती थी, कुछ सालों पहले, अभी वो कंपनी मिड कैप में आती हैं, ऐसी है सो ना? अगर हम 15-20 साल पहले जाते हैं हाँ, सर, आई थिंक 2007-8 में मिड कैप कंपनी स्टार्ट होती थी 1000 करोड़ मार्केट कैप से राइट। और एंड होती थी 5-6 हजार करोड़ मार्केट कैप। सो दैट पॉइंट इन टाइम अगर आप 2-3-4 हजार करोड़ मार्केट कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते थे तो वो एक रिस्की माना जाता था। बिकॉज अगर 2-3 हजार करोड़ मार्केट कैप की कंपनी, उनका प्रॉफिट होता था 50 करोड़ 100 करोड़ प्रॉफिट होता था। बट आज के दिन अब अगर देखते हैं, सबसे बड़ी जो मिड कैप कंपनी है जो 101st नंबर पे है, अब उनका प्रॉफिट देखोगे, लास्ट ईयर 2500-2600 करोड़ का प्रॉफिट था। आरओई 30-35% आरओई थी। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप देख सकते हो। बैलेंस शीट में कैश 8-9 हजार करोड़ का कैश है। तो आप क्या 2500 करोड़ कमाने वाली कंपनी को बैलेंस शीट में 8,000 करोड़ कैश है, उसको आप मिड कैप बोलोगे? आंसर इज नो। सो वो एक लार्ज कैप बन गया है। ये तो मैं सबसे बड़ी मिड कैप का बात कर रहा था। सबसे छोटे मिड कैप का लेते हैं जो कि 250th नंबर पे है। वो कंपनी का प्रॉफिट है 1100-1200 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर। एक गैस यूटिलिटी कंपनी है जो कि पीएसयू साइड में है, बैलेंस शीट में डेट नहीं है। तो अगेन 1000 करोड़ वाली कंपनी, कमाने वाली कंपनी को मिड कैप नहीं बोलना चाहिए। सो आई थिंक हमारे दिमाग में हम मिड कैप्स को आज स्मॉलर लार्ज कैप्स की तरह देखेंगे ना, सो दैट विल बी मच बेटर। इंटरेस्टिंग। सो वी शुड थिंक एज मिड कैप इक्वल टू स्मॉलर लार्ज कैप्स एंड स्मॉल कैप टुडे इक्वल टू मिड कैप, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर को ग्रोथ चाहिए। आप देखोगे लार्ज कैप कंपनीज में वो इतने बड़े हो गए हैं कि ग्रोथ बियॉन्ड अ पॉइंट वो नहीं दे सकती है। अगर Okay. हमारा कंट्री नॉमिनल जीडीपी 10% से चल रहा है तो मोस्ट लार्ज कैप कंपनीज आप देखोगे 10-11% पे उनका टॉप लाइन ग्रोथ होता है और वही Okay. अर्निंग ग्रोथ होगी। सो वो लार्ज कैप, बट मिड कैप कंपनी जो कि छोटे हैं कंपेयर टू साइज, वो एक हायर ग्रोथ में कर सकती है, वो Okay. 15-20% ग्रोथ कर सकती है। तो आपको कंपाउंडिंग भी ज्यादा मिलेगा वहां पे। सो लिमिटेड पॉइंट है सर, दो चीज होता है इन्वेस्टिंग में। एक होता है अर्निंग ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, सेकेंडली रिस्क आपका कंटेंट रहना चाहिए। सो जो आज की मिड कैप कैटेगरी है, कंपनीज है, उसमें रिस्क आपकी कम हो गई है बिकॉज बैलेंस शीट आपका मच बेटर है। सेकेंडली रिटर्न अर्निंग कंपाउंडिंग इज मच फास्टर। Okay. So that's why mid cap looks a very promising category from that अच्छा। perspective. And also again sir, as a investor हम mid cap large cap हटा देते हैं। अच्छा। अगर हम वापस हमने मार्केट कैप का बात किया 15 साल पहले। मार्केट, अगर कोई कंपनी की 50-100 करोड़ प्रॉफिट थी 15-20 साल पहले, वो मार्केट कैप, वो मिड कैप कहलाता था। तो एक कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक होता है यू नीड गुड पीपल, सेकेंड इज यू नीड कैपिटल। सो टुडे जो कि 15-20 साल पहले ये मिड कैप कंपनीज नहीं कर सकती थी, 50-100 करोड़ वाली कमाने वाली कंपनी couldn't get the best of person कि एक सीईओ लेके आता है बाहर से, अच्छा वो नहीं ला सकती थी, अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। उनको अगर कोई दूसरे एरिया में जाना है, 500-1000 करोड़ कैपिटल रेज करना है, वो नहीं कर सकती थी बिकॉज छोटे थे।
बट आज के दिन क्या है, मिड कैप कंपनीज के पास ये कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर आप देखोगे जैसे मैंने बोला, टैलेंट एंड कैपिटल। सो अगर जो कंपनी 2,000-2,500 करोड़ कमा रही है, मिड कैप है, वो तो आज के दिन अच्छे से अच्छे बंदे को ला सकती है, वो बड़े कंपनी से अच्छे पर्सन को ला सकती है, उसको पैसा दे सकती है। सो कैपिटल बिकम्स इजीली अवेलेबल मिड कैप में, सॉरी टैलेंट बिकम्स इजीली अवेलेबल। सेकेंडली कैपिटल भी आज के दिन, बिकॉज इक्विटी कैप मार्केट इतना वाइब्रेंट है, ग्रोइंग कंपनीज को कैपिटल मिलना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो कैपिटल भी आप इजीली रेज कर सकते हो। अच्छा, तो दो जो आपका दो फैक्टर जो ग्रोथ आपका रोकती थी 10, 15, 20 साल पहले, आज के दिन मिड कैप में वो नहीं है। तो मिड कैप कैन ग्रो एट अ मच फास्टर रेट एक्चुअली। सो मेरे को लगता है मिड कैप इज अ वेरी गुड कैटेगरी टू बी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके। सी बात जब होती है इन्वेस्टमेंट की, तो हमेशा स्टेबिलिटी और ग्रोथ। तो जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी दिखाई देती है वहाँ पर। स्मॉल कैप की बात होती है तो मतलब एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो मिड कैप उन दोनों के बीच में आता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई अब मिड कैप में भी क्योंकि थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है या जो कंसर्न्स वैल्यूएशन को लेकर हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो मिड कैप है। पहले टाइम का मिड कैप और आज के मिड कैप में बहुत अंतर है। तो अगर हम कंपेयर करें तो एक तरह से मतलब वो उस जमाने के हिसाब से, लार्ज कैप के हिसाब से ये जैसे ही हो गए, स्मॉलर लार्ज कैप से। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो जो कैटेगराइजेशन है 100, नेक्स्ट 150, उसके बाद की कंपनीज, तो उस हिसाब से ही होता है। अच्छा, अगर तो सर अगर उसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, हाँ, जैसे बताइए मैंने ना। आपको बोला टैलेंट और कैपिटल, अगर हम कुछ सेक्टर देखेंगे, अगर हम आईटी सेक्टर देखेंगे, आज के दिन एक साइड में लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही है ज़्यादा, ऑन दी अदर हैंड कुछ स्मॉल मिड कैप आईटी कंपनीज है। तो विदाउट गोइंग इनटू नेम्स, अगर आप देखोगे कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज जो कि बहुत अच्छा किए लास्ट 3-4-5 साल में, सो द चेंज दे मेड इज वो एक अच्छा सीईओ लेके आई जो एक लार्ज कैप आईटी कंपनी से। सो जब वो टैलेंट आया, उन्होंने ईसॉप पूल दिया सब लोगों को, इंसेंटिव स्ट्रक्चर अलाइन हुआ, एंड दोस कंपनीज हैव बीन एबल टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट। तो एक फिर वेल्थ क्रिएशन होता है, आपका मैनेजमेंट का भी वेल्थ क्रिएशन होता है, शेयर होल्डर का भी वेल्थ क्रिएशन होता है, एम्प्लॉयज ऑल्सो डू वेल। सो दैट इज अ प्ले बुक हाउ मिड कैप कंपनी। अगेन एनबीएफसी में आप लोगे, अगेन बहुत सारे टैलेंट है लार्ज कैप बैंक में, बट क्या है, हर कोई सीईओ नहीं बन सकता है वहाँ पे, सीईओ तो एक ही रहेगा। सो लॉट ऑफ पीपल जिनको सीईओ बनना है, दे हैव कम टू एनबीएफसीज एज सीईओज, एंड अगेन उनको एक बड़ा ईसॉप पूल दिया गया एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगेन उन्होंने, तो क्वालिटी मैनेजमेंट चला रहा है उन कंपनीज को तो आज की ऐसा तारीख नहीं में, है कि है ना। मिड कैप बोलेंगे तो क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है, ये सेम वही लोग हैं जो कि लार्ज कैप कंपनीज में थे, वहां से यहाँ पे आ गए हैं। इंटरेस्टिंग। सो दैट इज व्हाट मिड कैप कंपनीज ओवर अ लॉन्गर टर्म हैव बीन एबल टू क्रिएट वैल्यू सर। मैं समझूंगा इसको आपसे, क्योंकि आप तो वैसे तो खैर मतलब आप तो कई फंड्स मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, और लार्ज एंड मिड कैप भी कर रहे हैं, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, थीमेटिक भी है, तो काफ़ी कुछ मैनेज कर रहे हैं। बट आप काफ़ी बातें बता रहे हैं मिड कैप के बारे में, और अगर मैं आपके मिड कैप फंड पर आऊँ, हालांकि देखिए हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और जो पास्ट परफॉर्मेंस है उससे भी ये इंडिकेशन नहीं मिलता कि फ्यूचर में ऐसी ही परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो आपका मिड कैप फंड सॉलिड परफॉर्मेंस ने दिखाई है ना। पिछले 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में मैं देख रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आप मुझे बताइए कि आपका क्या मैनेजमेंट स्टाइल है, कैसे आप मैनेज करते हैं फंड्स को, या मिड कैप फंड को स्पेशली हम बात कर लेते हैं, उसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे स्टॉक सिलेक्शन होता है। तो मुझे एक एक करके मैं बहुत सारी बातें पूछूंगा उसके बारे में। मुझे बहुत इंटरेस्ट है वो जानने के लिए कि अगर परफॉर्मेंस सुधरी है, अच्छी हुई है, तो कुछ कारण होंगे, क्या क्या चेंजेस किए हैं। बट एक एक करके बात करते हैं। तो पहला सवाल ये होगा कि आपकी फिलॉसफी क्या है, और क्या फ्रेमवर्क है आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर। सर पहला तो जो भी हमारे फंड्स अच्छे किए हैं, आई विल नॉट टेक द एंटायर क्रेडिट। फर्स्टली हमारा एक टीम बेस्ड अप्रोच वो है तो यहाँ। फंड हाउस की भी एक फिलॉसफी होगी, कोई फ्रेमवर्क होगा, सो मुझे हमारा बताइए। एक फंड हाउस का फिलॉसफी है, जो हमारी रिसर्च टीम है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम ठीक दैट है। पर्सपेक्टिव, बिकॉज
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एएमसी इन्वेस्टमेंट टीम. सेकेंडली, जैसा आपने पूछा व्हाट इज अ फ्रेमवर्क, व्हाई वी डन वेल. सो देखिए, मैं एक तरह का ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ. अच्छा. ठीक है. बट ग्रोथ, जनरली लोग ग्रोथ जब सोचते हैं तो बोलते हैं ग्रोथ एट एनी प्राइस. सो व्हाट आई रियलाइज मेरे 20 साल में, कि आपको एक बैलेंस स्टाइल चला के चलना पड़ेगा. आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वैल्यू स्टॉक्स नहीं देखते हो. सो माय स्टाइल इज, आई विल से, एक ब्लेंड है. ग्रोथ भी है, वैल्यू भी है, और गार भी है. ग्रोथ एट अ रीजनेबल साइज. कॉन्ट्रा भी आप लीड हाँ, करते हैं. तो कॉन्ट्रा. पहला ये स्टाइल में अच्छा. एक डाइवर्सिटी है. ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बोले तो बाय एट एनी प्राइस ले लिया. सो एक पोर्टफोलियो में बैलेंस रखा जाता है. तो जैसे अगर मेरा इंटरनल डेफिनेशन है, वो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट ब्रॉडली 50% ग्रोथ है, 40-50% वैल्यू और गार पे. ओके. बट यहाँ पे एक चीज मैं अवॉइड करता हूँ सर. दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्गर टर्म कोई भी कंपनी से पैसा कमाने के लिए. वन इज अर्निंग ग्रोथ, सेकेंडली आरओई. आरओई बोले, रिटर्न इक्विटी बोले, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोले, इंटरचेंजेबली कुछ भी बोल सकते हैं. सो आरओई एंड अर्निंग ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा फैक्टर जो कि लोग बहुत नहीं देखते हैं, कैश फ्लो प्रोफाइल. आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा बन रहा है. बिकॉज यू डोंट लाइक बिजनेस जो कि खाली ग्रोथ करते रहे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं बने. बिकॉज अल्टीमेटली कैश इज व्हाट मैटर्स कोई भी बिजनेस के लिए. आप एज अ प्रमोटर, प्रॉफिट तो एक बुक प्रॉफिट है जो दिख रहा है, बट कितने, उसमें से कितना प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में कन्वर्ट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मार्केट पी उस पे देती है क्या प्राइस अर्निंग देना है. बिकॉज कितनी कैश कितना छूटता है कोई भी धंधे में. सो दैट इज वन. अर्निंग ग्रोथ, आरओई, कैश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड सॉफ्टर एस्पेक्ट इज, जो कि आप कोई भी नंबर में कैप्चर नहीं कर सकते हैं, कि प्रमोटर में कितना भूख है. आइदर प्रमोटर बोलो या मैनेजमेंट बोलो, अगर प्रमोटर में भूख नहीं है, देन, बिकॉज जैसे मिड कैप कंपनीज हमने बोला 30-32 हजार करोड़ मार्केट कैप पे स्टार्ट होती है, तो उनका प्रॉफिट 500-600 करोड़ का प्रॉफिट है. तो बहुत सारे प्रमोटर्स को 500 करोड़ प्रॉफिट पे, दे आर रियली बिग इन द रियल सेंस. 500 करोड़ प्रॉफिट कमाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट. तो बहुत सारे प्रमोटर्स, दे बिकम कंप्लेसेंट बोलो, दे बिकम सेटिस्फाइड. दैट हंगर चली जाती है, जो हंगर उनमें पहले था. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे कोई भी कंपनी में, आई विल से, हंगर इन द प्रमोटर और इन द प्रमोटर ऑफ द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर वो ग्रो ही नहीं, फोकस ही नहीं करेगा, अगर वो सोचेगा कि मैं केपेक्स ज़्यादा नहीं करूँगा, तो कैसे वो ग्रो कर सकेगा. सो दैट्स व्हाई दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर आर अदर सॉफ्टर फैक्टर्स, बट ग्रोथ, आरओई, सॉलिड फाइनेंशियल्स, सॉलिड मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो भी मेरे ये ख्याल एक से है अच्छा ना. पॉइंट आपने रेज किया सर. बिकॉज मैंने बोला कि मिड कैप और लार्ज कैप में क्या डिफरेंस हुई है लास्ट 15-20 साल में. वन थिंग, जब मैं मार्केट में आया उस समय कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा अच्छा. लैकिंग था या थोड़ा वीक था. तो उस समय कंपनीज, मिड कैप कंपनीज हैं, तो बहुत सारे उसको शक की नज़रों से देखते थे एग्जैक्टली. कि इसका फॉरेंसिक कराएंगे, ये ठीक है, वो ठीक है. बट लकीली लास्ट 15-20 सालों में सेबी, वॉट एवर स्टेप्स इज टेकन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. सो आज के दिन गवर्नेंस इन दीज मिड कैप कंपनीज इज मच बेटर देन वॉट इट वॉज 15-20 years बैक. बट अगेन, एज ए इन्वेस्टर, यू विल नॉट से कि गवर्नेंस बहुत, आपको फिर भी शक के नज़रों से देखना पड़ेगा. पर आप तो मिलते होंगे ना पर्सनली, मैनेजमेंट से मिलते भी होंगे, मीटिंग्स होती होंगी, सर ये सब देखिए, होगा ना. मिलते हैं आप. हम्म. क्या होता है ना सर, आप सपोज एक कंपनी ओन करते हो, आप मुझसे कितने बार मिलोगे? आप साल में 3-4 बार मिल लोगे, तो 3-4-5 घंटे का मीटिंग में आपको नहीं पता चलता है. सो आई विल से मैनेजमेंट मीटिंग इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट आपको अदर चैनल चेक करने पड़ते हैं. ओके. जैसे कॉम्पिटिटर से आप चैनल चेक करो कि वो क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मार्केट प्रैक्टिसेस. कंज्यूमर कंपनी है तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चैनल चेक करो. व्हाट आर द टर्म्स ऑफ कंपनी, क्या करती है, पुश करती है अपना प्रोडक्ट, कैसे पैसा देती है, नहीं देती है. सो देयर आर लॉट ऑफ चैनल चेक्स वी एज एंड आई थिंक कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास टीम है, वी डू लॉट ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट on an overall perspective. So combination of these things are
डिक्टेट कौन सी कंपनी लेनी है, कौन सी कंपनी नहीं लेनी है। दैट इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क सर। बट अल्टीमेटली सर देखिए, अगेन 10-15 साल पहले आई बीन अ स्टॉक पिकर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। आप स्टॉक पिकर रहते हो तो आपको लगता है कि ये स्टॉक ले लिया पोर्टफोलियो में, बट ओवर टाइम यू रियलाइज कि खाली आपको एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि 2 स्टॉक बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट क्या होता है पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी भी चेक में रखना पड़ता है। जैसे आप जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर हम ऑटो जैसा सेक्टर लेते हैं, ठीक है, ऑटो सेक्टर एक लेते हैं एक हाथ में, और एक साथ में एनबीएफसी सेक्टर लेते हैं। तो ऑटो और एनबीएफसी में आप देखोगे बहुत सारे एनबीएफसी ऑटो लिंक्ड ही है, वो एक या तो सीवी फाइनेंसर है या पीवी फाइनेंसर है, तो दोनों संग में चलते हैं। अच्छा। जब साइकिल ऑटो का अच्छा रहता है, ऑटो कंपनीज भी अच्छी करती है और एनबीएफसी कंपनी भी अच्छी करती है। जब साइकिल खराब रहता है, दोनों खराब करती है। बट यू एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर यू शुड डिसाइड कि मैं दोनों में बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं ले लूँ। So there might be 2 very good auto companies, there might be 2 very good NBFC company. So that will look good. But जब साइकिल खराब होता है, वो दोनों चारों कंपनी खराब करती है, तो आपका फंड का वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर थिंग, जैसा मैंने बोला, मेरा स्टाइल एक ब्लेंड। नहीं, मेरा सवाल उसी पे था एक्चुअली। पहले तो फ्रेमवर्क तो खैर आपको एक बता देता है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट तो फिर बाद में स्टॉक पिकिंग और आपका स्टाइल जो है वो मैटर करेगा। तो मुझे यही जानना था आपसे कि जैसे कुछ फंड मैनेजर्स बिलीव करते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, उसमें ज़्यादा स्टॉक्स होंगे तो रिस्क कम होगा। कुछ फंड मैनेजर्स बिलीव करते हैं कि फोकस अप्रोच होगी, और हम क्योंकि क्वालिटी पे तो काम कर ही रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स ही पोर्टफोलियो में हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जो अप्रोच है फोकस होनी चाहिए, हाई कन्विक्शन हाई ग्रोथ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हो, इस तरह के। तो मुझे वो जो कंस्ट्रक्शन आप बता रहे थे, तो इस तरह से मुझे ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि आपके एक तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने रखना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा या फिर थोड़े फोकस अप्रोच रहे आपकी, वो एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, थीम्स और सेक्टर्स को लेके आप कैसे डिसाइड करते हैं, वो चीज़ें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आदित्य जी कि जैसे सेबी की जो गाइडलाइन है कि जो टोटल असेट है फंड का, उसका मिनिमम 65% एलोकेट होना चाहिए। अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप ओरिएंटेड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। अब जो बाकी का है वो आप मिड कैप में कर रहे हैं या अदर देन मिड कैप कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ फंड्स कई बार कैश भी ले लेते हैं क्योंकि वो भी है ऑप्शन अवेलेबल। तो आपने शुरुआत में एक टच किया था कि हम ज़्यादा कैश नहीं रखते हैं पोर्टफोलियो में। तो ये जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का आपका जो तरीका है ना, फ्रेमवर्क तो हो गया, जो आपका आदित्य जिस तरह से मैनेज करते हैं वो मुझे बताइए। सर, आपने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, सो लेट मी आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस सर। ठीक है। पहला तो आपने पूछा कि कंसंट्रेटेड वर्सेस डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, वो पहला सवाल, राइट। ठीक है सर, इसमें देखिए, आई मीन कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है ये गलत है या ये सही है। ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स फॉर विच पर्सन, किसके लिए क्या सही है, किसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस अकॉर्डिंगली आप वो स्ट्रैटेजी चलाइए। सो मेरा मानना है सर, एक फाइन बैलेंस होना चाहिए नंबर ऑफ स्टॉक्स में। आप बहुत कम स्टॉक्स भी नहीं रख सकते हो, बिकॉज क्या है, इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स अच्छा कर रहे हो, आज कर रही है, तो फिर आप कौन सा स्टॉक ले, कौन सा अनड्यू रिस्क बन जाता है, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज साइकिल बहुत छोटी होते जा रही है, 3-6 महीने के साइकिल होते जा रहे हैं, एंड यू डोंट नो व्हाट विल गो रॉन्ग। आपके मिड कैप में इस वक्त 50 के आसपास स्टॉक्स है ना, 45, 50 47 स्टॉक्स है देयर, सो आई विल कम टू दैट सर। सो बहुत कम रखने से मेरे को लगता है you run the risk of concentration and lot of volatility in performance. But at the same time आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रखनी चाहिए। अगर इंडेक्स में 150 स्टॉक है, अगर मैं 100-125 स्टॉक्स का चलाऊंगा पोर्टफोलियो, तो इट विल बिकम लाइक ए इंडेक्स ओनली। इंडेक्स से प्लस माइनस थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा, तो फिर आपका एक कन्विक्शन नहीं दिखता है वो स्ट्रैटेजी में। सो माई स्ट्रैटेजी हैज़ बीन इन द मिड कैप फंड, आई थिंक 50 स्टॉक्स इज अ गुड नंबर। ना ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ना ये ज़्यादा इंडेक्स टाइप है, तो दैट इज़ अ गुड बैलेंस विच वर्क्स फॉर मी। बट वहाँ पे हमने एक कैविएट लगाया है, जैसा मैंने बोला आपको, वोलेटिलिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो हमने एक लगाया है
कि टॉप होल्डिंग विल बी अराउंड 5%. ओके, टॉप होल्डिंग विल नॉट गो टू 7, 8, 9% इन ठीक द है। फंड, बिकॉज क्या होता है जब कोई स्टॉक अच्छी करती है आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा अल्फा देती है, बट नेक्स्ट ईयर इट कुड बी दैट स्टॉक डजंट डू वेल, सो दैट टेक्स अवे लॉट ऑफ अल्फा. तो हम नहीं चाहते कि एक या दो तीन स्टॉक हमारा पूरा परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करे. सो आई वांट माय फंड टू बी लाइक अ टीम बेस्ड अप्रोच. 50 कंपनीज है अगर, ऑल 50 शुड कंट्रीब्यूट. और देखिए हर 50 सब स्टॉक तो हमेशा कंट्रीब्यूट नहीं करती है, they will take turns from that perspective, but I think 50 mid cap fund के लिए is a reasonable number to balance diversification plus conviction in the portfolio. That ये एक पहला पार्ट पहला था. सवाल हो गया दूसरा क्वेश्चन था आपका कि टॉप डाउन बॉटम्स अप, कैसे आप थीम डिसाइड करते हैं. सो अगेन सर मेरा हमारा एक स्टाइल है कि हम थोड़े थीम बेस्ड है, ठीक है. जो थीम अच्छा लगता है वी टेक अ टॉप डाउन कॉल, देन बॉटम्स अप पे हम जाते हैं कौन सा स्टॉक लेने का है. जैसे मैं अलग अलग सेक्टर या अलग थीम देता हूँ. जैसे एक हॉस्पिटल्स एक थीम है, ठीक है, ठीक है. हॉस्पिटल्स आप देखोगे कोविड के पहले ये सेक्टर एक बहुत अच्छी सेक्टर नहीं मानी जाती थी. तो हेल्थ केयर को थीम मानते हैं कि हॉस्पिटल अलग से थीम हो जाती है? सो ये एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अगेन सर. देखिए हेल्थ केयर एक बहुत डाइवर्स सेक्टर है. तो हेल्थ केयर जब आप किसी को बोलते हो ना, हेल्थ केयर का मतलब है जो कंपनी दवाई बनाती है बेचती है उसको हेल्थ केयर मानती है. उसमें फिर वो मतलब हॉस्पिटल भी आ जाएंगे उसी के अंदर, हेल्थ तो केयर में? वो तो इसीलिए हर एक सेक्टर में एक ट्रेडिशनल सेक्टर ओके, होता है, ये एक न्यू एज बोले नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर होता है. तो समझ अगर गया. हम हेल्थ केयर को डिवाइड करें, फार्मा अलग हो गया. ट्रेडिशनल सेक्टर एक फार्मा हो गया जो हम दवाई बना के या तो एक्सपोर्ट करती थी हाँ, या या ब्रांडेड जेनेरिक बेच रहे मार्केट. हैं. दूसरा हो गया हॉस्पिटल, सो इट इज अ हेल्थ केयर सर्विसेज पीस, ठीक है. तीसरा हो गया सीडीएमओ पीस. सीडीएमओ का फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज. तो ये सीडीएमओ पीस क्या करती है, मोस्टली इनोवेटर कंपनी जो कि बाहर की फार्मा कंपनीज है उनके डेवलपमेंट फेज में या रिसर्च में हेल्प करती है, या क्लिनिकल ट्रायल्स में जो उनको ड्रग चाहिए रहता है उस समय हेल्प बना के देती है उनको एपीआईज, या जब मॉलिक्यूल सक्सेस हो जाता है उनको कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग एपीआईज बना के देती है. सो ये तीनों के ग्रोथ ड्राइवर्स बहुत अलग है. तो आप देखोगे जैसे हमारे फंड में हेल्थ केयर बहुत बड़ा ओवरवेट है. ओके, ओके, आई थिंक 17-18% हेल्थ केयर है. अच्छा, मिड कैप फंड में. मिड कैप फंड में. बट उसमें आप देखोगे ट्रेडिशनल फार्मा इज वेरी लेस. अच्छा, ओनली एक ही स्टॉक है उसमें जो कि 3% वेटेज था, अभी 4-5% हो गया. बट हॉस्पिटल इज 10% वेटेज, सीडीएमओ इज 3-4% वेटेज. तो हम ज्यादा सीडीएमओ पे बुलिश है और हॉस्पिटल्स पे बुलिश है. सो दैट इज वाई जैसे आप देखोगे बेंचमार्क में हॉस्पिटल का वेटेज 2% ही है, लेकिन बिकॉज एक थीम है जो हमें बहुत पसंद है, वी हैव गॉन एज हाई एज 9-10% इन दिस थीम. सो ये हेल्थ केयर का एग्जाम्पल हुआ सर. अगेन अगर आप फिनेंशियल्स का एग्जाम्पल लोगे, फिनेंशियल्स किसी को भी आप बोलते हो तो पीपल थिंक एज बैंक्स, एक्स बैंक, वाई बैंक, वो एक जनरल कनोटेशन है. बट फिनेंशियल्स को भी हम अलग अलग पार्टों में अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है. प्राइवेट बैंक्स हो गया, पीएसयू बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, बहुत सारे कैपिटल मार्केट प्लेज हो गए जैसे एक्सचेंजेस हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, एएमसीज हो गए, ये हो गए. सो हम बैंक्स में इतने पॉजिटिव नहीं है. एनबीएफसी में वी आर पॉजिटिव दिस ईयर बिकॉज हमें लगता है कि जो लिक्विडिटी साइकिल इम्प्रूव हो रही है दैट विल हेल्प एनबीएफसीज, जो कि क्रेडिट कॉस्ट उनके बहुत ज़्यादा थे, मार्जिन्स कम है, दैट विल इम्प्रूव. सो एनबीएफसी इज अ गुड स्पेस, हमें अच्छा लगता है. फिनेंशियलाइजेशन इज़ अ वेरी गुड थीम. तो क्या हमें एक्सचेंजेस एज अ बिजनेस मॉडल बहुत अच्छी लगती है, एएमसी एज अ बिजनेस मॉडल बहुत अच्छी लगती है, वेल्थ मैनेजमेंट एज अ बिजनेस मॉडल बहुत अच्छी लगती है. तो सबके ड्राइवर्स अलग है, इसीलिए इसमें फिनेंशियलाइजेशन एक हम थीम खेल रहे हैं, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल एक थीम खेल रहे हैं, सीडीएमओ एक थीम खेल रहे हैं. कंजम्पशन में आप देखोगे अगेन ट्रेडिशनल कंज्यूमर कंपनीज होती है, कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ऑल दीज कंपनीज जो कि बहुत बड़े कंपनीज होते हैं. वो एक जनरली लोगों का परसेप्शन है कंजम्पशन मीन्स सम ऑफ दीज लार्जर कंपनीज, बट कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है, चैनल ऑफ कंजम्पशन चेंज हो रही है. आप देखोगे क्विक कॉमर्स लास्ट 2-3-4 साल में हैज इमर्ज, सो देयर इज अ न्यू चैनल ऑफ कंजम्पशन व्हिच इज बिकमिंग बिग.
सो क्विक कॉमर्स एज अ थीम वी आर प्लेइंग देयर, ये एक थीम हो गया हमारे लिए. ई कॉमर्स, क्विक हाँ. कॉमर्स. डिटेलिंग एज अ थीम वी आर प्लेइंग, बिकॉज आप देखोगे अगेन ग्लोबली कंज्यूमर कंपनी एक पॉइंट के बाद ग्रो नहीं कर सकती है. retailers can grow much faster because retailer doesn't matter X company is doing well या Y company doing well, वो X का भी सामान रखेगा, Y का भी सामान रखेगा. जिस तरफ कंज्यूमर का डिमांड रहेगा वो सामान बिकेगा. तो अल्टीमेटली X और Y में हमें बोलना बहुत मुश्किल है X कंपनी विल डू वेल और Y कंपनी विल डू वेल, बट ये बोल सकते हैं कि ये रिटेलर है जो कि सबका माल बेचता है, दैट विल डू वेल. So that's why globally retailing companies की market cap has become bigger than branded companies, consumer good companies. So that's why quick commerce हम खेल रहे हैं, retailing हम खेल रहे हैं. So ऐसा 6-8 themes है, जैसे अगेन ट्रैवल एंड लीजर एक थीम हम खेल रहे हैं, बिकॉज अगेन ट्रैवल एंड लीजर, अगेन ये कोविड में आप देखोगे, कोविड के पहले में भी पीपल इतना ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, बट कोविड में लोगों ने रियलाइज किया कि जिंदगी जी लो, हाँ, जिंदगी जी लो, कल का पता नहीं है. सो पीपल आर ट्रैवलिंग मच मोर. सही बोले. तो एविएशन एज अ स्पेस अच्छी करेगी, होटल एज अ स्पेस अच्छी करेगी. सो अगेन ट्रैवल लीजर एक थीम है हमारे यहाँ. तो ये 8-9 थीम में वी आर, सो एक टॉप डाउन कॉल है, ये 8-9 थीम शुड डू वेल. फिर उसके बाद बॉटम्स अप आते हैं, जैसे मैंने आपको हॉस्पिटल का एक थीम का एग्जांपल दिया. देन यू मीट मैनेजमेंट, आप उसका नंबर्स देखो, कितने फायर इन द बेली है, क्या है, देन डिसाइड कि किस पे कितना एक्सपोजर बनाना है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप प्रोसेस, जो कि पूरे फंड में. एंड इसमें देखिए सर, वैल्यूएशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है, वैल्यूएशन, बिजनेस मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वैल्यूएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आप देखोगे जैसे केपेक्स एज अ थीम लास्ट 3-4-5 साल बहुत अच्छा किया. लोगों के टॉप लाइन ग्रोथ आए, कंपनीज की मार्जिन इंप्रूव हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंगली पी मल्टीपल भी बहुत ज़्यादा हो गया, बट अल्टीमेटली एक साइक्लिकल सेक्टर है. तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है स्टेट केपेक्स, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंसेस थोड़े स्ट्रेच्ड है, वहाँ थोड़ा केपेक्स कम हो रहा है. प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एक्सपेंडिंग इन द सेम वे. सो केपेक्स एंड वैल्यूएशन इज नॉट चीप. तो केपेक्स हमने कम किया. केपेक्स एज अ थीम हम खेल रहे थे लास्ट ईयर तक, लेकिन नाउ इट इज नो लॉन्गर अ प्रोमिनेंट थीम इन अ फंड. सो टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप प्रोसेस है, अगेन कंबाइंड विद वैल्यूएशन. कितना वेट आप किस थीम को देना चाहते हो, कौन सा स्टॉक बॉटम्स अप वे में लेना चाहते हो, दैट इज हाउ फंड गेट्स कंस्ट्रक्टेड. तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा 65% मिड कैप वाला, क्योंकि ये भी ना, मुझे ये पर्सनली मेरा क्वेश्चन भी है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि किसी ने कैश में काफ़ी है या एलोकेशन रखा हुआ है और उस वक्त वो चीज़ चल गई, तो सब बोलते हैं सही डिसीजन था. फिर कभी मन में ये भी आता है कि अगर किसी ने आपको इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने के दिया हुआ है इन्वेस्टर ने, तो फिर इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर क्या सोच रहा था कि भाई मुझे अगर अपना एलोकेशन करना है कि 25% डेट और 75% इक्विटी, तो उसने आपको इक्विटी दी और आपने इक्विटी में से भी डेट में पैसा रख दिया, तो शायद उसका जो एलोकेशन था वो थोड़ा बिगड़ गया है. तो इसके लिए आप कैसे सोचते हैं और आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? इसीलिए ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला सर. आई मीन, मैं हो सकता है ये फंड मैनेज कर रहा हूँ, बट आई हैव नो राइट टू से कि मैं ये कैश में डालूंगा. जब इन्वेस्टर ने ये पैसा फंड में दिया है, उसने इक्विटी का कॉल ले लिया है कि इक्विटी में डालना है. सो आई एम नो वन टू से कि मैं कैश में डालूंगा. ओके. व्हाट आई विल डू इज, मैं वो पैसा बेस्ट पॉसिबल वे में एलोकेट करूंगा. देखिए, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ गलत है सही है, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स कर रहे हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं, उनका अपना तरीका है, सबका स्टाइल अलग रहता है. ये हमारा पर्सनल क्वेश्चन था ऐसा कि क्योंकि आई बिलीव इन एसेट एलोकेशन, तो मेरा मानना है इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके मन में ये बात होती है कि मुझे इक्विटी में कितना करना है, डेट में कितना करना है, गोल्ड सिल्वर में कितना करना है, और उतना पैसा उसने इक्विटी फंड में रखा है. अब वो इक्विटी फंड का एलोकेशन क्योंकि डेट में हो गया, तो ओवरऑल जो एसेट एलोकेशन था वो बिगड़ जाएगा. इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था. नहीं, इसीलिए देखिए, इसमें अगेन सर कोई भी चीज राइट या रॉन्ग नहीं है. करेक्ट. इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू डू एंड यू डू इट कंसिस्टेंटली. आपको कोई भी चीज चेंज नहीं करना चाहिए बार बार. कंसिस्टेंटली करोगे, कभी आप राइट होगे, कभी रॉन्ग होगे, इवन आउट हो जाएगा. सो कैश कॉल हम नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ रीजन मैंने आपको जैसा कहा. कमिंग टू दैट क्वेश्चन, मिड कैप फंड में 65% मिड कैप होना चाहिए, स्मॉल कैप में 65% स्मॉल कैप होना चाहिए, लार्ज एंड मिड कैप में 35% मिड होना चाहिए, 35 लार्ज होना चाहिए. सो अगेन इसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है.
इसमें वन अप्रोच इज मिड कैप फंड है, ट्रू टू लेबल आप बोलते हो, 100% मिड कैप में रखो, बट व्हाट आई विल से इज इसमें सर देखिए पॉकेट वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके, एंड कभी लार्ज कैप एक्सपेंसिव होता है, कभी मिड कैप एक्सपेंसिव होता है, कभी स्मॉल कैप एक्सपेंसिव होता है। सो एज अ फंड मैनेजर अगर आप एक पोर्टफोलियो डिजाइन करोगे, picking the best from the large cap, picking from best from the mid cap and picking the best from the small cap, वो एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो रहेगा इन माय व्यू, ठीक है। सो माय स्ट्रेटजी इज कि हम 65% मिड कैप, तो सेबी का मैंडेट है, आप उसके नीचे जा नहीं सकते हो, तो हम 65% मिड कैप हमेशा रहना पड़ेगा हमें। बैलेंस 35% विल डिपेंड ऑन अपॉर्चुनिटीज। फर्स्टली टॉप डाउन थीम क्या है हमारा, वो थीम कौन से मार्केट कैप में मिल रहा है, हमारा फ्रेमवर्क जैसा मैंने बोला आरओई, वैल्यूएशन, फायर इन द बेली, वो सब चीज़ है, कौन से कंपनीज में मिल रहे हैं। थर्डली रिस्क मैनेजमेंट आप कैसा करना चाहते हो, बिकॉज वोलेटिलिटी शुड नॉट इंक्रीज। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जैसे अगेन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक थीम हम खेल रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म, ओके। ट्रैवल एंड टूरिज्म में व्हाट कम्स टू माइंड इज ऑब्वियसली एविएशन, एक होटल आता है, ठीक है। एविएशन में आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज नहीं है इंडिया में, 2 ही कंपनी लिस्टेड है, और उसमें गैप बहुत बड़ा है पहले लीडर में और चैलेंजर में। सो अगर आपको एविएशन खेलना है, एक आपका प्रेफर्ड थीम है, सो यू हैव नो ऑप्शन बट टू गो विद द लीडर इन दैट। बट क्या वो लीडर लार्ज कैप हो सकता है, जैसा कि है इस केस में, तो ठीक है आप मिड कैप फंड मैनेज करो 65% मिड कैप पे, बैलेंस 35% आप लार्ज और मिड में, स्मॉल में आप करो, डिपेंडिंग ऑन योर थीम, depending on the framework and depending risk management and other So factors. you believe in that? हाँ, so जब एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकल के आएगा, बिकॉज मैं आई शुड नॉट कम टू यू एंड से मिड कैप तो एक्सपेंसिव है, इट इज वेरी डिफिकल्ट 100% पोर्टफोलियो मिड कैप से बनाए, थोड़ा बहुत माने दैट डज नॉट मीन आप 35% लार्ज कैप ही कर दो। थोड़ा किया जाता है। सो हमारे फंड में आप देखोगे 15% इज लार्ज कैप, Okay. 15-16, एंड उसमें भी 15-16% आउट ऑफ 15-16% लार्ज कैप, 8% लार्ज कैप तो ये एमफी के रिक्लासिफिकेशन में हुई है, Okay. बिकॉज क्या एवरी 6 मंथ मिड कैप टू लार्ज कैप होती है, लार्ज कैप टू मिड कैप होती है। तो अगर बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, अगर आप कोई थीम पकड़ते हो, वो थीम अगले 3-6 महीने के लिए नहीं है, वो थीम शुड प्ले अगले 3-5 साल के लिए। सो कोई कंपनी मिड कैप टू लार्ज कैप हो गया, आई मीन आई शुड नॉट से कि अरे ये कंपनी तो मिड टू लार्ज हो गया है, चलो इसको बेच देते हैं। मुझे एलोकेशन अपना मैनेज करना है मिड, लार्ज एंड स्मॉल में, वन जो सेबी ने मैंडेट दिया है, एंड सेकेंडली कीपिंग ऑल फैक्टर्स इन प्लेस। इसमें क्या होता है ना सर, आप बहुत सारा कॉल आपको लेना पड़ता है, ये लार्ज कैप कंपनी अब मैं रखूं नहीं रखूं, थीम स्टिल एक्टिव है, वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है, सो यू मेक लॉट ऑफ राइट चॉइसेस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इसीलिए एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकल के आता है। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन जहां हमारे फंड हैज डन वेल ओवर द लास्ट 1 year बिकॉज मैनेजिंग एन ऑप्टिमम पोर्टफोलियो अक्रॉस। मेरा सवाल ये था आपका, क्योंकि आपने बात निकाली कि फंड की परफॉर्मेंस को लेकर, तो आपने पहले, खैर इससे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मुझे और चाहिए जानकारी आपसे। आपने बोला 15% के आसपास लार्ज कैप में है, तो स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर है इस वक्त पर इन्वेस्को मिड कैप फंड का? कितना अराउंड कितना 65% मिड कैप में है सर, 15-16% लार्ज कैप में है, और 18-19% स्मॉल कैप और में। कैश में आप मैक्सिमम कितना रहते हैं, और इस वक्त पर अप्रोक्सीमेट कितना Sir, होगा? generally- मतलब 5% के आसपास मैक्सिमम? नहीं सर, जनरली मैं 1% कैश से ज्यादा नहीं मेंटेन, कितना? 1%, अच्छा, 1% कैश से ज्यादा नहीं मेंटेन करता हूँ ओके। सर। वी शुड पर आल्सो रिडेम्पशन मोबिलाइज करने के लिए आपको ऐसा नहीं लगता है कभी पहला जरूरत पड़ सकती है? तो सर आई मीन वी आर लकी टू बी दिस इन दिस इंडस्ट्री। लास्ट 5 साल में आप देखोगे रिटेल ने पैसा डाला ही है, ठीक है। खराब टाइम पे भी अच्छे टाइम पे भी, सो जनरली हर डेली इनफ्लोज होती है, सो दैट टेक्स केयर ऑफ ठीक है, दिस थिंग। रिडेम्पशन जनरली वी हैव नॉट सीन। सेकेंडली ठीक है। ये एक एक्चुअल है, बट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है कि व्हाट इफ कल कुछ बड़ा इवेंट हो गया, कुछ एक बड़ा रिडेम्पशन हो गया, तो आप कैसे meet लिक्विडिटी करोगे? अच्छी है स्टॉक्स हाँ, की, वो तो उसमें लेके वहाँ चलते पे जैसा मैंने बोला 15% हमारे पास लार्ज कैप है, दैट ऑल्सो हेल्प्स अस बिकॉज इन Got केस it. नीड बी वी कैन, बिकॉज वहाँ लिक्विडिटी इज बेटर, हम उसको यूज कर सकते हैं टू मीट समझ दैट गया। रिडेम्पशन एट एनी पॉइंट इन टाइम, अगर वो होती है। सो दैट सर्व्स बोथ द पर्पस एक्चुअली। समझ गया।
तो मतलब स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक लिक्विडिटी के लिए भी यूज हो सकता है। तो बट अगेन सर, बिकॉज हमने वो क्वेश्चन पे बात किया सर, हम्म, लार्ज कैप, देखिए सर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तो एक क्रिएशन है। अल्टीमेटली आपको एक कंपनी में देखना पड़ेगा कि ये ग्रोथ कर सकती है आगे कि नहीं कर सकती है। अगर कोई लार्ज कैप कंपनी मिड कैप कंपनी के तहत ग्रोथ कर रही है तो आई एम हैप्पी ओनिंग दैट। ग्रोथ, आरओई, दो थिंग्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट। ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी हमारा क्रिएशन है, हमारे रूल्स बनाए हुए हैं। तो आप रूल को मीट करो, बट ओवरऑल फ्रेमवर्क आपका जो है, ओवरऑल टॉप डाउन है, वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो एक बात समझ में आती है कि मोर देन द मार्केट कैप, स्टॉक पिकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि आप किसी भी कैटेगरी से, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से क्या पिक कर रहे हो। अगर मान लीजिए कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव भी हों इंडेक्स की, लेकिन आपने कुछ सिलेक्टेड स्टॉक रखे हैं पोर्टफोलियो में, हो सकता है कि उनका जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी रीजनेबल हो। मैं सही समझ रहा हूँ ना? तो स्टॉक पिकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज मिड कैप फंड तो आपको 65% तो मिनिमम रखना ही है, बट बाकी जो है आप स्टॉक्स के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो में। कैश को लेकर आपने मुझे बताया। अच्छा, आपने, क्योंकि हम अगर फंड की परफॉर्मेंस की बात करें, आप जो अभी हाईलाइट करना भी चाह रहे थे, और मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि जो फ्रेमवर्क है एक इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का, और साथ ही आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो है, या उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? मतलब वो, या स्टॉक पिकिंग को लेकर भी आप कुछ और बातें बताना चाहें कि आपके स्टाइल में और क्या होता है। ये तो आपने क्लियर कर दिया कि आप बहुत फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं करते हैं पोर्टफोलियो में, बिलीव इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, और क्या बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है? इसे ये देखिए, सीक्रेट भी हो सकता है आपका, लेकिन आप मुझे सीक्रेट कुछ नहीं है बताइए। सर। सर देखिए, परफॉर्मेंस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक फैक्टर। ठीक है। ठीक है, पहला तो, अगर आप सपोज आप गाड़ी लेते हो, ठीक है, अगर आप बहुत प्रीमियम गाड़ी नहीं लोगे तो एक लेवल के बाद वो गाड़ी नहीं भाग सकेगी। ठीक आप है। अगर गाड़ी को 200-250 में चलाने का कोशिश करोगे तो नहीं भाग सकेगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, पहला तो दैट गाड़ी इज नॉट केपेबल ऑफ रनिंग एट दैट। दूसरे, हमारे रास्ते उतने अच्छे नहीं है कि आप गाड़ी चला सको। तो सिमिलरली फंड मैनेजमेंट में क्या है ना सर, आपको एक टीम चाहिए, आपको एक जॉकी भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। ओके। तो एक कॉम्बिनेशन है ओके। ऑन एन ओवरऑल घोड़ा भी बेसिस। अच्छा हो, जॉकी भी अच्छा हो, तो- तभी रेस जीती जा तो सकती फंड है। मैनेजर एक तरह का गेटकीपर है सर। ओके। क्या रिसर्च जो आइडिया लेके आती है, फंड मैनेजर इज अ गेटकीपर, कि आप कौन से आइडिया को लेना चाहते हो फंड में और उसको किस तरह कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो। यहाँ पे आपका थोड़ा टॉप डाउन कॉल भी रहता है, आप कैसा देख रहे हो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अगर आप देख रहे हो थिंग्स विल गेट चैलेंजिंग तो थोड़ा डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे। अगर आपको लगता है कि थिंग्स विल इम्प्रूव तो थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे। क्या थीम्स है, क्या सॉफ्टवेयर, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन सर। एक फैक्टर अलोन कैन नॉट डिसाइड, बट ओनली थिंग इज सर, मैं हमेशा मानता हूँ सर, इन्वेस्टिंग इज अ वेरी पेशेंट गेम। ठीक है। ठीक है, इट इज अ वेरी बोरिंग गेम। अच्छा। ओके, इसको हम क्या, अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आते हैं ना सर, बहुत बार उसको एक्साइटिंग बनाने का कोशिश करते हैं। बिकॉज क्या, हम ऑफिस आते हैं तो हमें लगता है कि कुछ ट्रेड नहीं किया तो काम ही नहीं किया आज। So that's why, I mean, we should make this process as boring as possible. One is that. Secondly, Okay. again, investing एक सांप सीढ़ी की तरह है सर, अच्छा। स्नेक्स एंड लैडर की तरह है। क्या है, बड़ा सीढ़ी भी रहता है, बड़ा सांप भी काटता है। जी। सो एज ए फंड मैनेजर, बिकॉज आपका खुद का पैसा नहीं है, ये आप पब्लिक का पैसा है, तो ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती है ना? तो इसमें बिकॉज आवर स्टाइल इज कि हमें ना बड़ा सीढ़ी लेने का है, ना बड़ा सांप काटना चाहिए। अपने को छोटा छोटा सीढ़ी लेंगे, बिकॉज छोटा सांप भी काटे ठीक है, यू कैन कम बैक इन द गेम। बड़ा सांप काटेगा तो फिर आपको आने में वापस टाइम लग जाएगा। दैट्स व्हाई इट हैज टू बी अ वेरी कैलिब्रेटेड अप्रोच। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करेंगे, बट ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी तो नहीं करेंगे हम। खुद का पैसा कहाँ रखते हो? मिड कैप में ज़्यादा, स्मॉल कैप में ज़्यादा आप? नहीं सर, सब देखिए, allocation जैसे मैंने बोला कि ऑल स्पेस लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। अच्छा, ठीक है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी इज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव टुडे, बिकॉज आज के दिन हम स्मॉल कैप मार्केट कैप के बारे में हमने बात नहीं किया। उससे मैं अगली बार, क्योंकि मैं तो उसमें सर दोबारा से एक फैक्ट आपको और देना चाहूंगा सर। अगर हम बताइए। आज मार्केट कैप लेते हैं, हाँ। इंडिया का मार्केट कैप अराउंड 5 ट्रिलियन है, $5 ट्रिलियन। ठीक है, लार्ज कैप इज $3 ट्रिलियन, मिड कैप इज $1 ट्रिलियन,
small cap is $1 trillion. So today mid cap companies only 20%, 20% of the overall market cap. Small cap is overall 20% of the overall market cap. Large cap is 60% still. And if you go next 5 years, next 10 years, you will see mid cap and small cap, which is 40% of the market cap. In my view, that number should become much higher. Whether that number is 60% or 70%, I don't know. Because एक नई companies भी आती है, यहीं पे आती है. So that's why you will see that share changing. That's why mid cap भी attractive है, small cap भी attractive है. Only thing is आपको थोड़ा टाइम होराइजन लंबा रखना है. समझ गया. बिकॉज क्या ये स्पेस में जब भी लिक्विडिटी जाती है पैनिक होता है. बिकॉज आप देखते हो बहुत सारे HNIs है, रिटेल है, जनरली वो लार्ज कैप में इतना नहीं खेलते हैं. मिड कैप स्मॉल कैप में जब प्रॉब्लम आता है वो पहला स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप में ही बेचते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे बात करूंगा स्मॉल कैप में आपसे काफी. तो ये वोलेटिलिटी रहेगा सर यहाँ पे. बट द मोमेंट आप 3, 5, 7 साल सोचने लगोगे ना, वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में एग्जिस्ट करता है, वोलेटिलिटी लॉन्ग टर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है. अच्छा, मुझे काफ़ी बात आपने बताई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और सवाल है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर. क्या ये माना जाए कि जो चीज़ें आपने बताई कि एक फ्रेमवर्क है, आप बिल्कुल मॉडल बेस्ड तरीके से काम करते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं आपने बनाए हुए हैं उनको फॉलो करते हैं, और जब आपने गवर्नेंस की बात की, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की, सॉलिड फाइनेंशियल्स होने चाहिए कंपनीज़ के, तभी आप उन्हें पिक करेंगे, ये सभी बातें हैं, या फिर रिस्क मैनेजमेंट को लेकर कोई और भी बातें ऐसी हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए? सर एक चीज़ देखिए, इन्वेस्को एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, सो लॉट ऑफ प्रोसेस जो है यहाँ पे ग्लोबल लेड है. ठीक है. तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा जो, जैसे मैंने कंपनीज की बात की, हमारी रिसर्च टीम की बात की, तो एज ए फंड मैनेजर मैं कोई भी स्टॉक कोई दिन नहीं ले सकता हूँ. ठीक है. हमारा एक कैटेगराइजेशन फ्रेमवर्क है. ओके. जिसको मैं कैटेगराइजेशन में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको आप यूनिवर्स मान के चलिए. तो आज के दिन हमारे आई थिंक 310 कंपनीज यूनिवर्स में है. सो एक कंपनी यूनिवर्स में आने के लिए the analyst has to do lot of work. It is not a tick box exercise कि ये कंपनी को लेके आने का यूनिवर्स में, चले लेके आ जाता है. सर ने एक्सप्लेन किया था, मुझे थोड़ा आइडिया है मुझे उस चीज का, तो इसलिए मैंने डिटेल प्रोसेस है. एनालिस्ट डज लॉट ऑफ वर्क अक्रॉस साइकिल्स कि कैसा परफॉर्म किया है, क्या अच्छा किया है, क्या खराब किया है. बहुत बार तो ऐसा हुआ है एनालिस्ट कोई कंपनी को टेबल पे लेके आया है डिस्कशन के लिए, वी हैव नॉट बीन कन्विंस्ड, तो 2 बार 3 बार मैनेजमेंट से मिले हैं. अनलेस अंटिल वो सब आंसर्स वी हैव गॉट, वी डोंट कैटेगराइज. तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क, बिकॉज क्या है ना, कोई भी आइडिया पे आप ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, सो थिंग्स विल बिकम मोर क्लियरर इन योर माइंड, एंड चांसेस ऑफ मिस्टेक become much lesser from that perspective. So I think that is the biggest risk management exercise over here कि how a stock comes to the categorized universe. वो नहीं तो बहुत टाइम लगता है. So one thing is, आप बोल सकते हो इतना टाइम, मार्केट तो रुकता नहीं है, मार्केट इज वेरी डायनामिक, थिंग्स गेट डिस्काउंटेड बहुत जल्दी. तो yes, that impacts agility to an extent. We are not the one कल कोई कंपनी से मिलेंगे 3 दिन बाद ले लेंगे, हमको 1 महीना लगेगा टाइम करने में. बट व्हेन we'll do our work, we will have a much more conviction style. तो आप देखोगे हमारा नाम हर IPO में नहीं रहता है, एंकर में IPO में नहीं रहता है, बिकॉज क्या रिसोर्सेज भी लिमिटेड है. वी कैन नॉट से दैट जनरली एक एनालिस्ट 50 स्टॉक कवर कर सकता है. आप उसको बोलोगे 80 करो, 90 करो, 100 करो, वो करने के लिए कर लेगा, बट डिटेल्ड वर्क नहीं कर सकेगा. दैट्स वाई कीपिंग कंस्ट्रेंट्स इन माइंड, हम खाली स्टॉक इंक्लूड नहीं करते हैं. इन स्पाइट ऑफ दैट, अगेन आपका क्वेश्चन रहेगा सर, लास्ट 1 year has been, 18 month has been very, so many new companies are coming for IPO. तो उसका मतलब कि आप बहुत लेफ्ट आउट, बहुत सारे कंपनी. हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि अक्रॉस, नॉट जस्ट मिड कैप फंड, अक्रॉस फंड्स हैव डन वेल. सो दैट अगेन एक्सप्लेन्स हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन फिलॉसफी है, जब यूनिवर्स में लेके आते हैं, उसका मतलब दैट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, और हम अक्रॉस मैंडेट जहाँ पे लेना है ले सकते हैं. सो आई विल से दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बड़ा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है. उसके बाद देखिए इंडिविजुअल लेवल पे ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा 5% के ऊपर, जनरली 5 का 5.5 हो सकता है, बट वी विल नॉट गो टू 6, 7, 8% बिकॉज दैट कीप्स एक वोलेटिलिटी इन चेक.
सो दे आर डिफरेंट। जैसा मैंने आपको ऑटो एनबीएफसी का एग्जांपल दिया, दोनों पे नहीं जाएंगे। सो दैट इज अ अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे सेक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते कोरिलेशन हैं, कैसा है, कोरिलेशन कैसा है, गुड टाइम में कैसे बिहेव करेंगे, बैड Best. टाइम में कैसे बिहेव करोगे। सो आप उसी तरह से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते काफ़ी हैं। मेहनत करते हैं एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अच्छा, अभी आखिरी सवाल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या सजेशन है इस वक्त पर इन्वेस्टमेंट को लेकर? क्या उन्हें लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हुए, वॉलेटिलिटी को देखते हुए, क्या उन्हें स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी एसटीपी रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? और ऑब्वियसली इक्विटी में तो मैं भी मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो कम से कम आपका 3 से 5 साल है, उससे अधिक होना चाहिए। पर स्पेशली मिड कैप फंड की बात की जाए तो क्या सोचकर, कितना समय अपने मन में रखकर वो इन्वेस्ट करें, इसको लेकर थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को डायरेक्टली थोड़ा ज्ञान दीजिए, एडवाइस दीजिए। सर देखिए, एसआईपी वर्सेस लमसम ये एक अगेन इंडिविजुअल कॉल है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। बिकॉज जैसा हमने डिस्कस किया, अगले 3-6 महीने में मार्केट कुछ भी हो सकता है, वो एक वोटिंग मशीन की तरह है। बट अगर हम अगले 3 साल का सोचे, अगले 5 साल का सोचे, थिंग्स बिकम मच मोर सर्टेन। सो अगर आपको वो रिस्क नहीं लेना है अगले 3 साल में, आज मैंने लमसम डाल दिया है, कल मार्केट 20% करेक्ट हो गया, बिकॉज वो पता नहीं चलता है। कोविड किसी को नहीं पता था आने के पहले कि कोविड आने वाला है। अगर आपको वो रिस्क नहीं लेना है, एसआईपी इज अ बेस्ट रूट। ये एक डिसिप्लिन पर एसआईपी तो मुझे ये भी लगता है कि जब आपका कैश फ्लो का एक रीजन है कि अगर महीने की सैलरी आ रही है उसमें से इन्वेस्ट करना है तो आप एसआईपी करोगे। बट क्वेश्चन मेरा इस तरह से था कि अगर लमसम पैसा अवेलेबल भी है आपके पास, तब भी क्या आप उसे लमसम में इन्वेस्ट कर दें और आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे रखें तो कोई दिक्कत नहीं है? या दूसरा है कि भाई स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी नहीं पर एसटीपी के जरिए, या उसको थोड़ा डिवाइड करके टुकड़ों में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकी जो कैश फ्लो है, अगर पैसा ही आपका महीने में आ रहा है तो महीने में उसमें एसआईपी ही करेंगे, वो अलग चीज़ हो गई। सर देखिए, अगेन अगले 5 या 7 साल का हराइजन है, तो बहुत रिटर्न में डिफरेंस नहीं आएगा। आज आप एसटीपी करो या लमसम में, या लमसम में डालो, मुझे वो तो इम्पोर्टेंट क्या है, जानना था एक आपसे। तरह का आपको सुकून मिलेगा कि मैंने एक तरह, क्योंकि पूरा पैसा एक साथ डालना एक बड़ा डिसीजन है, तो एक एंग्जाइटी भर जाती है। अगर वो एंग्जाइटी आपको नहीं लेने का है, बिकॉज वो जब आप कर दोगे, आप अगले हर दिन डेली मार्केट देखोगे, यू थिंक कि अरे मैंने राइट डिसीजन लिया, रॉन्ग डिसीजन लिया। आप वो एंग्जाइटी में नहीं रहने का है, तो अगले 3-6 महीने का एसटीपी करके शांति से, बिकॉज व्हाट सूट्स योर टेम्परामेंट, समझ ये माने उन पे डिपेंड करता है, रादर देन व्हाट माय स्टाइल इज। गॉट इट। नहीं, वैसे तो कई बार क्या होता है ना, तो मैंने इसलिए जानना चाहा कि अनलेस अंटिल क्या होता है सर, मार्केट एक बड़ा करेक्शन होता है तो वहां पे क्लियर आंसर हो जाता है कि लमसम कुड बी बेटर। बराबर है। जैसे कि फरवरी में करेक्शन आया, इवन दो उस समय नहीं पता था, हो सकता था 5-10% और करेक्शन होता है, बट अपने को पता है कि मोटा मोटी करेक्शन हो गया है। सो देन देखिए, वो टाइम कब आएगा कब नहीं आएगा नहीं पता, वो आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई एसटीपी कुड बी अ गुड मैकेनिज्म जहाँ पे आप सिस्टमेटिक वे में डाल सकते हैं। हालांकि वहाँ भी होता कई बार ऐसे है, जब तक ये पता नहीं हो कि सच में कुछ गिरावट आने वाली है, आप इन्वेस्ट करते रहते हो 6 महीने या 4 महीने जो भी आपने डिसाइड किया, और तब तक मार्केट ऊपर जाता है, आप हायर एनीवे बाय करते हो। जब पूरा पैसा आपका टारगेट स्कीम में चला जाता है, उसके बाद करेक्शन आ जाता है, तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। वही है ना सर, कोई टाइम नहीं कर सकता, कोई टाइम नहीं कर सकता। बट अगर लॉन्गर टर्म में आप 5 साल बाद देखोगे आपने एसटीपी किया कि लमसम किया, रिटर्न में बहुत डिफरेंस नहीं आने वाला है। एग्जैक्टली। सो ये बहुत क्लियर आंसर मिल गया कि अगर पैसा है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसे 4-5 इंस्टॉलमेंट में करो या एक साथ कर लो, पर कर दो। लॉन्गर टर्म होना चाहिए। हाँ, होराइजन जो है उसका आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच आदित्य जी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और बहुत ही डिटेल में आपने बताई। और वैसे क्योंकि हम लोग दूसरे को बहुत साल से जानते हैं, तो आप भी कई बातें बहुत विस्तार से और खुल के बताते हैं, मुझे इसलिए अच्छा लगता है आपसे बात करना और समझना। थैंक यू वेरी मच। और जैसा आपने स्मॉल कैप को टच किया था, आज तो नहीं, लेकिन मैं जल्दी आपसे मिलूंगा और स्मॉल कैप पर मेरे व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल लेकर आऊँगा। फिर हम समझेंगे कि स्मॉल कैप को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और उसके लिए कैसा समय रहेगा। बट आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आज हमने आदित्य खेमानी जी से बात की मिड कैप फंड को लेकर विशेष तौर पर, और मुझे उम्मीद है जो जानकारी उन्होंने शेयर की आज हमारे साथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और
आपको भी अपना डिसीजन लेने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने उनसे बात की कि स्मॉल कैप फंड पर अगली बार मैं चर्चा करूंगा उनसे, तो आपके जो भी सवाल हो पहले आप खुद देख लीजिए कि इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा उसका पोर्टफोलियो है, और अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए ताकि अगली बार जब मैं उनसे मुलाकात करूं तो आपके सवाल उनसे पूछ सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।